डीके दुबे जी, कितना वक्त आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल सीएम के पद पर बने रह सकते हैं अगर इनकी कस्टडी यूं ही चलती रहे और इसी तरह से बार बार या तो उनकी रिमांड बढ़ाई जाती रहे या फिर अगर वो बेल पे बाहर नहीं आ पाए? अगर वो नेक्स्ट ईयर एक बार बेल पे बाहर आ गए तब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे लंबे वक्त तक उनको अंदर रखा गया तो कितना वक्त और लग सकता है इस मामले में? डीके दुबे जी, देखिए, ये जो समय है वो केवल अरविंद जी ही डिसाइड कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जी बता सकते हैं, क्योंकि जो एजेंसी बात कर रही होगी वो रिमांड बार बार इसलिए लेती है क्योंकि उसके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते। अगर उसके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं और उनका केस कंप्लीट हो जाता है तो उसके आगे वो सारा न्यायालय के पास चला जाता है, एजेंसी के पास नहीं रहता, अब न्यायालय डिसाइड करेगा। इसलिए एजेंसी जब भी किसी को लेती है कस्टडी में, चाहे वो पुलिस कस्टडी में ले या फिर जुडिशियल कस्टडी में ले, ये डिपेंड करता है एक्यूज्ड के ऊपर कि एक्यूज्ड कितना सहयोग कर रहा है। अभी भी जिस समय सम्मन उनको हुए थे 9 सम्मन, तो फिर उन्होंने सहयोग नहीं किया, यही तो आर्गुमेंट था ईडी का। ईडी ने बड़े सोच समझ के उसमें किया कि साहब ये सहयोग नहीं कर रहे हैं, हमारे पास अरेस्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि ये सहयोग नहीं कर रहे हैं। और यही बात कोर्ट ने स्वीकार करी कि भाई सहयोग करने के लिए ईडी की इनको कस्टडी दे दी। तो यहां पर जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल साफ है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी स्वयं तय करेंगे कि वो कितना, और ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो तय करेगी कितने दिन तक अंदर रखा जा सकता है। चूंकि ये विशेष लॉ है इसलिए सीआरपीसी के सामान्य प्रावधानों के तहत वो चीज नहीं होती कि आप इतने दिन के अंदर हो गया तो फिर आपको बेल मिल जाएगी, इतने दिन के अंदर तो डिफॉल्ट बेल हो जाएगी, वो इस पर लागू नहीं होता। एक चीज और जो मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था आरएस नायक वर्सेस एआर अंतुले का। ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का मामला था जी। उस केस में प्रोसिक्यूशन जब सैंक्शन हुआ, गवर्नर ने कर दिया था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया चीफ मिनिस्टर एक पब्लिक सर्वेंट होता है और चूंकि पब्लिक सर्वेंट होता है इसलिए पब्लिक सर्वेंट के सारे नियम धर्म इनके ऊपर लागू होते हैं। वो अपवाद नहीं है, वो अलग नहीं है। चूंकि ऑफिशियल सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर माना जाता है चीफ मिनिस्टर भी, चीफ मिनिस्टर को जो डेजिग्नेशन दिया जाता है वो होता है ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो उनके मातहत अधिकारी हैं, पब्लिक सर्वेंट है। अब पब्लिक सर्वेंट वाले नियम अगर लगा दिए जाते हैं कि 48 घंटे तक कोई भी कस्टडी में रहता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ता है। मुझे लगता है कि अगर उस विषय पर आगे बढ़ा गया एलजी के द्वारा तो बड़ी संकटें सामने आ सकती हैं इस विषय में। यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का ये जो रहा रही है और ज्यादा तीखा होता नजर आएगा, खासकर इलेक्शन से पहले, और 24 के इलेक्शन में ये और ज्यादा तेज होता नजर आएगा। डीके दुबे जी, मुझे भी ये अभी से ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कौशल खान जी के पास जाना चाहेंगे। कौशल खान जी, शरद रेड्डी वाला मामला बार बार हवा से बाहर निकल आता है, ये एक बार इस पर बताइए ये क्या चल रहा है, और ये जो एलिगेशन बार बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं उस पर भी जरा प्रकाश डालिए। और दूसरा ये कि जो बार बार ये पॉलिटिकल वेंडेटा की बात की जाती है, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि जो एक्शन है वो अभी थोड़े दिन पहले शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन के ऊपर लिया गया, जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर थे, हालांकि उसके बाद उनको रिजाइन करना पड़ा। तो क्या विपक्ष के लिए वेंडेटा पॉलिटिक्स इस वक्त देश में चल रहा है, ये जो एलिगेशन आपके ऊपर, और एक शरद रेड्डी वाला मामला क्या है? देखिए, ये जो शरद रेड्डी या किस भी मामले की बात कर रहे हैं, इनके सारे प्रवक्ता जो आकर के टीवी पर ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान ये बैठ के कोर्ट में भी देते हैं इनके वकील, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, कोई भी कोर्ट इनकी बात क्यों नहीं सुन रही है? तो ये आपको और मुझे समझने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। दूसरी चीज, जो वेंडेटा पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस सरकार जब थी उसने 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाया था और 90 सरकारों को बर्खास्त किया था। तो क्या वो वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही थी? ये कांग्रेस के प्रवक्ता जरूर बताएं। उसने जब इमरजेंसी लगाई थी तो क्या किया था, ये सबको पता है। और जहां तक रही बार बार इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करने की बात आ रही है, तो अगर हम देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की बात, तो अगर बीजेपी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं तो क्या कांग्रेस को नहीं गए? क्या टीएमसी को नहीं गए? क्या समाजवादी पार्टी को नहीं गए? क्या सबको नहीं गए? क्या उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं मिला? बात यह है कि पहले लोग चंदा लेते थे बैग में भर के रुपए,
अब कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड में सब कुछ क्लियर है, क्लीन है। आज कोर्ट उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है, देख सकता है किसने कितना चंदा दिया और किसके पास कितना चंदा गया है। और एक और आंकड़ा देना चाहूंगा कि अगर हम देखना चाहते हैं तो जो नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 5 सालों में रहे हैं बीजेपी के पास, उसके एवज में जो चंदा आया है वो सबसे कम है एज कंपेयर टू कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। तो अगर एमपी के रेशियो में चंदे को देखा जाए तो बीजेपी को जो चंदा रिसीव हुआ वो सबसे कम रिसीव हुआ है। ये एक लॉजिकल बात है कि अगर कोई चंदा देता तो जो पार्टी सरकार में होती उसको ज्यादा चंदा देता है, जो नई सरकार में होती है उसको कम चंदा देता है। इसमें कौन सी कॉमन बात है? और अगर ऐसी बात है तो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है ना। ये लोग जो लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं, जब इनका चंडीगढ़ वाला मामला होता है तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा हो जाता है, लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। और जब इनके खिलाफ जजमेंट आता है तो लोकतंत्र मर जाता है। जब ये हार जाते हैं तो ईवीएम हैक हो जाती है, अदरवाइज जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है। तो ये जो सेलेक्टिविटी है ना, अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स है ना, निवाल जी मैं आ रहा हूं करने की विपक्ष जी, कोशिश विक्रम कर जी रहा है। कुछ कहना चाह रहे हैं। मोदी जी ने कहा था, एक मिनट, मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। और इसके पहले हम लोग बहुत बार डिबेट में बैठते थे 2014 के पहले, तो हमेशा ये कहते थे कि बड़ी मछलियों पे कार्रवाई नहीं होती है, पॉलिटिशियंस पे कार्रवाई नहीं होती है, केवल लोगों पे कार्रवाई होती है नीचे के। अब जब बड़ी मछलियों पे कार्रवाई हो रही है, ये तो आम आदमी पार्टी भी कहती थी कि बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। भ्रष्टाचारी शीला दीक्षित को जेल में डाल एक रूप है। हाँ, तो अब जब अब सारे बड़े लोगों पे कार्रवाई हो रही है, और वो भी जो टोटल ईडी के केस है केवल 5% से कम पॉलिटिशियन है, बाकी सब नॉन पॉलिटिशियन है। विक्रम जी आपका रिएक्शन फिर निवान के पास जा रहा हूं मैं। तो सारे कानून को विक्रम जी फिर निवान जी, विक्रम जी मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं। अभी प्रवक्ता साहब महोदय कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है या नहीं है? इनसे पूछना चाहता हूं। अरे बिल्कुल विश्वास है, हमें तो विश्वास है। हमने विश्वास किया, हमने राफेल में विश्वास किया, हमने धारा 370 में विश्वास किया, हमने राम मंदिर में विश्वास किया, हम तो हर जगह विश्वास करते जा रहे हैं। अरे आपको विश्वास नहीं होता है। जब आपके खिलाफ जब जजमेंट आता है तो लोकतंत्र खतरे में हो जाता है, ठीक है कौशल कांत जी सुन लेते हैं, मर जाता है। ठीक है कौशल कांत जी, ठीक कौशल कांत जी सुन लेते हैं। विक्रम लोहिया जी, विक्रम लोहिया जी एक बात सुन लीजिए, मैं कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में अगर इनको विश्वास था तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को इलेक्शन कमिश्नर चुनने की प्रक्रिया से बाहर क्यों कर दिया गया? क्या कैबिनेट का एक प्रधानमंत्री और एक मंत्री होना जायज है? और ये मामला भी देश का मुख्य न्यायाधीश इनको विश्वास नहीं है? ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट गया था। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट गया। विश्वास की बात कर रहा हूं भैया। अरे विश्वास की बात कर रहा हूं भैया। आप कांग्रेस का तो वो कैरेक्टर है, कांग्रेस के वो कैरेक्टर है जिसने हाई कोर्ट के जज को केस लड़ाया, अपना इलेक्शन लड़ाया, इलेक्शन की सीट जीतने के बाद उसको दोबारा जज बना दिया। तो कांग्रेस ने जितने कुकर्म किए हुए हैं। ठीक है कौशल कांत जी, एक एक करके कौशल कांत जी जांच करवा दीजिए। कांग्रेस क्या घबरा रहे हो? क्यों घबरा रहे हो? अरे भाई 90 बार सरकार गिराई थी कि नहीं? कांग्रेस ने 90 स्टेट गवर्नमेंट गिराई थी कि नहीं गिराई थी? तो क्या वो पॉलिटिकल वेंडेटा था जब इमरजेंसी लगाई थी? देखिए आप दोनों नेताओं से मैं कहता हूं, मुझे तो देश की चिंता होती है। पत्रकारों देखिए कौशल कांत जी, विक्रम जी, मुझे तो देश की चिंता होती है, मुझे दिल्ली के लोगों की चिंता है, मुझे देश की चिंता है, मुझे दिल्ली के लोगों की चिंता है। दिल्ली के लोग बगैर सीएम कैसे रह रहे हैं? मैं इसके बाद फराज किदवई मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा निवान जी से आंसर ले लूं। निवान जी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट दिल्ली में होनी चाहिए। मुझे तो चिंता होती है इस बात की, मुझे इस बात की चिंता होती है एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट, विक्रम जी एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट होनी चाहिए। निवान जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताइए, अगर मैं गलत हूं कि नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के में रोजमर्रा के जो काम होंगे कैबिनेट के, वो कैसे चल रहा है अभी? सर अब मेरा 1 मिनट बोलने का टाइम है। आप ये बीजेपी के प्रवक्ताओं को बोले कि बीच में ना बोले। बिल्कुल मैं इनके सर मैं तो सबको हाथ जोड़कर ये हमेशा कहता हूं कि एक एक करके बोलिए तो आपकी बात लोगों तक पहुंच पाए। निवान जी बोलिए जी। इन्होंने जो गोल कहानियां भी सुनाई है ना सर, बंबई में इस पे वेब सीरीज बढ़िया बन जाएगी, लेकिन तथ्यों से दूर है ये बात। एक बात भी इन्होंने तथ्यात्मक नहीं बोली। इन्होंने कहा कि ये कार्रवाई तो ईडी कर रही है, हम नहीं कर रहे। ये पूरे देश के सामने आ गया आज की जहां ईडी जाती है
वहां से अगर भाजपा को चंदा मिल जाता है तो ईडी की कार्रवाई खत्म हो जाती है। ऐसा कौन सा इन्होंने जादू की छड़ी घुमा देते हैं जो ईडी जाती है, बीजेपी को चंदा आता है तो ईडी की कार्रवाई खत्म हो जाती है। एक के बाद एक आज पीएमएलए एक्ट के तहत ये जो लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं ऑपोजिशन लीडर्स को, वो केवल और केवल ऑर्गेनाइज तरीके से बीजेपी का ऑपोजिशन को खत्म करने की साजिश है ये। उसके बाद ये अगर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सीरियस होते तो क्यों कार्रवाई नहीं होती नवीन जिंदल के खिलाफ जो बीजेपी में चला गया? क्यों कार्रवाई नहीं होती उस कंपनी के खिलाफ जो बीजेपी को 350 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड देती है? आज तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से पूरे देश के सामने हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं जो ये लिस्ट आ गई। अब ये एक बात ये कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो जो है वो लीगल है, इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या स्कैम है? मैं बताता हूं आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या स्कैम है। मेरे दो सवाल है, इनसे जवाब ले लीजिए। मैं आ रहा हूं कौशल कांत जी, जल्दी से। सवाल नंबर एक, इन्होंने जो शराब घोटाले में मुख्य आरोपी है उसके 60 करोड़ रुपए चंदा क्यों लिया? सवाल नंबर दो, 2700 करोड़ रुपए ऐसे भाजपा को चंदा मिला है जिसमें ईडी की रेड इन्वॉल्व है। ये दोनों का जवाब दे दे। वो तो ये कह रहे, मैं कौशल कांत जी जवाब ले लूंगा, लेकिन ये सवाल कई बार आपके प्रवक्ता ने उठाया है। दीवान जी कह रहे थे, दीवान जी वो ये कह रहे हैं कि भाई इन लोगों ने तो कई लोगों को चंदा दिया, सिर्फ बीजेपी को ही क्यों, कई और लोगों को भी चंदा दिया। मैं चंदे की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन। इट्स नॉट अबाउट ये चंदे की बात नहीं है, ये बात ये है कि एक एजेंसी एक इंसान जो शराब घोटाले का किंग पिन एक एजेंसी बता रही है, आप उससे 60 करोड़ रुपए क्यों ले रहे हैं? ठीक है कौशल कांत जी, लास्ट कमेंट जल्दी से। क्या बीजेपी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है? जो इंसान 6 महीने से जेल में था आप उससे 60 करोड़ जवाब सुनो। ठीक है कौशल कांत जी। जिस कंपनी की बात ये कर रहे हैं और जिस आदमी की बात कर रहे हैं उस कंपनी का रिटर्न स्टेटमेंट है, उसको इस शराब घोटाले से पहले ही उनको इस डोनेशन के पहले ही वहां से हटा दिया गया है। कम से कम फैक्ट चेक करके आइए।